गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टार्ट करेंगे, है ना। इलेक्ट्रो तो इसमें हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड सबसे बड़ी बात ना, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक्सेलरेटिंग, है ना, या ऐसे मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल or a current carrying wire, a current carrying wire produced magnetic field. Magnetic field around us, ठीक है। अ मूविंग चार्ज पार्टिकल और अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस। इसमें हम लोग पढ़ते हैं वो ओरस्टेड का कंसेप्ट पढ़ते हैं। ओरस्टेड ओरस्टेड कंसेप्ट क्या है? मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल या करंट कैरिंग वायर और करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर produced magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड सेम वही बात। amount of current increase, amount of current increase, then magnetic field increase. Magnetic field increase या और magnetic needle, magnetic needle shows more deflection, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई ऐसे करंट कैरिंग वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट चल रही, इसमें इलेक्ट्रिक करंट बह रही है और यहाँ पर एक आप मैग्नेटिक नीडल रखे हुए हैं। मैग्नेटिक नीडल इस तरह से रखा हुआ हो तो ये क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है। जितने ज़्यादा करंट होगी ना उतने ही ज़्यादा इसकी रोटेशन होगी, मतलब डिफ्लेक्शन होगी। तो जितने ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगी उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे होगी, इस करंट कैरिंग वायर के चलते, ठीक है ना। तो मैंने लिखा हूँ मूविंग चार्ज पार्टिकल और अ करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अस। दूसरी बात ओरस्टेड कंसेप्ट, मूविंग चार्ज पार्टिकल और करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, अमाउंट ऑफ करंट इंक्रीज देन मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज।
और मैग्नेटिक नीडल शोज मोर डिफ्लेक्शन। जब करंट बढ़ेगी, ज़्यादा करंट फ्लो करेगी तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो करेगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कोई अगर तार है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट हो, तो वो वायर अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। क्लियर बात? तो मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग यहाँ जो सिंबल देने वाले हैं वो है आपको कैपिटल B, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसका सिंबल हम लोग B दे रहे हैं, इसको बोल रहे हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर है। तो अगर आपको ऐसा दिखा हो, अगर इस तरह का दिया हो, तो इसको बोलेंगे हम लोग ऑनटू द पेज। ऑनटू द पेज, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ऑनटू द पेज, या मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड along प्लस जेड एक्सिस। कब? जब इधर आप माने हो क्या? y, इधर माने हैं क्या? x, और इधर माने हैं z। मतलब ये बिल्कुल बाहर है। ऑनटू द पेज है ना, पेज से कहाँ है? बाहर, तो डॉट सिंबल देते हैं। या ऐसे हो क्रॉस, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्रॉस, तो इसको लिखते हैं इनटू द पेज। इनटू द पेज, पेज के अंदर, या इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड अलोंग माइनस जेड एक्सिस। इस तरह की बात करते हैं, यानी हम लोग इस तरह की अगर बात करते हैं, सपोज दैट कि ऐसा लिखा हो आपके पास इस तरह का, B इक्वल टू ऐसे, B इक्वल टू 6 टेस्ला लिखा हुआ, क्या? टेस्ला ना, 6 टेस्ला डॉट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं B 6T, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? K का डॉट का मतलब K का। अगर ऐसा लिखा हो B इक्वल टू 5 टेस्ला क्रॉस, तो B 5 टेस्ला और माइनस K का। B एक वेक्टर इक्वल टू 5 टेस्ला माइनस K कैप, और यहाँ पर लिखा हुआ B 6 टेस्ला K कैप। मतलब कि डॉट का मतलब है आपको K आउटसाइड में है, और क्रॉस का मतलब है इनटू द पेज, मतलब अलोंग द जेड एक्सिस। क्लियर है बात? ये आपको मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। तो हम लोग छोटी छोटी और बातें करेंगे। क्या? एक बात करेंगे करंट एलिमेंट। तो एक छोटी सी कंसेप्ट है करंट एलिमेंट्स। करंट एलिमेंट्स है ना, तो करंट्स तो आप समझते ही हैं, है ना, एलिमेंट्स भी आप समझते हैं, है ना। एलिमेंट्स का मतलब बहुत स्मॉल पार्ट्स किसी का, है ना। तो हमारे पास एक वायर है, इसमें लिख देते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट, है ना, इट इज स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट, एलिमेंट्री पार्ट ऑफ करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर। एक वैसा वायर
जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रिक करंट हो। इट इज ए स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट ऑफ करंट कैरिंग वायर। ओके, द डायरेक्शन of current element is determined by tangent on the curve along direction of current, okay, it is a small elementary part of current carrying wire. Full stop. The direction of current element is determined by tangent on the curve along direction of current. मान लीजिए कि इस तरह से आपके पास है ना वायर है ऐसे, और इसमें करंट आई करंट ऐसे दिया हुआ है, ऐसे आई करंट दिया हुआ है, ऐसे इस तरह से दिया हुआ है ना। और यहाँ पर हम एक छोटा सा एलिमेंट्री इस तरह से एलिमेंट्री करंट ऐसे ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या होगा, आई होगा, आई और dl, आई dl वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, यहाँ पर डायरेक्शन किधर होगी, इधर, यहाँ पर डायरेक्शन सीधे इधर होगी ना, सीधे डायरेक्शन इधर होगी, है ना। यहाँ पर अगर बात करें तो सीधे स्ट्रेट, क्योंकि स्ट्रेट वायर में टेंजेंट लेने की कोई जरूरत है ही नहीं। टेंजेंट तो हम तब लेते हैं जब कर्व रहता है, जब कर्व रहेगा तब टेंजेंट लेंगे। यहाँ पर स्ट्रेट है तो यहाँ पे टेंजेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग कर्व पे लेते हैं। तो इसको हम लोग आई डीएल को हम लोग करंट एलिमेंट बोलते हैं, जैसे आई डीएल, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। ये है आपका करंट एलिमेंट, इसका नाम है करंट एलिमेंट। अब इसकी हम लोग आगे जरूरत पड़ेगी इसकी करंट एलिमेंट की, तो हम लोग अब हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। चूंकि इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है, जो भी हम लोग फोर्स पढ़ेंगे, है ना, या तरह तरह की जो फील्ड की बात करेंगे या फोर्स बिटवीन वायर्स की बात करेंगे, तो उसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो हम लोग सबसे पहला काम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने की जो बात है, बायोट सावर्ट लॉ आती है। अभी हम लोग पढ़े ओरस्टेड का कंसेप्ट। तो ओरस्टेड ने सिर्फ इतना उन्होंने बताया था कि कोई करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ओरस्टेड के अनुसार अगर कोई करंट कैरिंग वायर है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है। अगर करंट कैरिंग वायर का वैल्यूज, यानी करंट का वैल्यूज अगर बढ़ाया जाए किसी तार में, तो मैग्नेटिक फील्ड की भी मान बढ़ जाती है। पर उसकी डायरेक्शन और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी ये उन्होंने नहीं बताया। तो उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग एक लॉ पढ़ते हैं जिसका नाम है बायोट सावर्ट लॉ। बायोट, है ना, सावर्ट लॉ, है ना, बायोट सावर्ट लॉ। दो आदमी हैं तो बायोट सावर्ट लॉ की हम लोग बात करते हैं, है ना। gives out the calculation
कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। लेकिन करंट कैरिंग वायर में सिंगल वायर है, ये है कि नहीं? ये जो कंसेप्ट दिया गया है वो सिंगल वायर के लिए दिया। जैसे मान लीजिए वायर है ना, वायर उसमें बहुत सारे पतले पतले वायर हैं, उनकी नहीं, उसकी एक सिंगल तार का इन्होंने कंसेप्ट दिया। ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, इट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। और ये क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है? पहला है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional, directly proportional directly proportional to the current element, to the current element। तो करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल IDL। ठीक है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance, square of the distance between current element and point। जो करंट एलिमेंट है और पॉइंट के बीच के दूरी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी आप इसको लिखेंगे तो लिख सकते हैं dB इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², इन्वर्सली r²। तीसरी है dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल sin थीटा। फ्रॉम above equations, dB equal IDL sin theta divided by r², dB equal to K IDL sin theta और divided by r²। dB is a small magnetic field, dB is a small magnetic field where K is any constant, known as
फील्ड कांस्टेंट, फील्ड कांस्टेंट dB इक्वल टू स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आइडियल करंट एलिमेंट, आइडियल करंट एलिमेंट। तो dB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा, और ये सभी इक्वेशन को अगर लेकर चलें, ये थर्ड है, अगर सभी इक्वेशन को लेकर चलें तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा। फिर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगी तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो dB इज इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, वेयर के इज एनी कांस्टेंट नोन एज फील्ड कांस्टेंट। उसको हम लोग पढ़ते हैं फील्ड कांस्टेंट, और ये के का जो वैल्यूज है उसमें ऐसे रिलेशन में आपको दी जाती है, के इक्वल टू म्यू डिवाइडेड बटे 4 पाई, ठीक है। और म्यू इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, इसको बोलते हैं परमेबिलिटी, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, और इसका जो नाम है ना, परमेबिलिटी इन वैक्यूम, परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। और के इक्वल टू म्यू नॉट और म्यू आर डिवाइडेड बटे 4 पाई फॉर एनी मीडियम। तो किसी भी मीडियम के लिए तो dB इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर डिवाइडेड बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, dB इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं क्या फॉर एयर के लिए, तो एयर के लिए म्यू आर का वैल्यूज 1 होगी फॉर एयर म्यू आर इक्वल टू 1। तो dB इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई और आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज लेते हैं वो दोनों केस में लेते हैं। अगर वैक्यूम में लेना है तो फिर भी चलेगा, और एयर में चल रहेगा फिर भी चलेगा, सेम वैल्यू रहेगा। ओके, ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हमको इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। अब इसका एक डायग्राम क्या होना चाहिए कि एक आप पतला सा वायर है और उस वायर में करंट आई है, तो उस वायर के वजह से किसी पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किसी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए कि इस तरह से वायर है आपके पास, है ना, इस तरह से वायर है, आई करंट इसमें है, आई करंट है, और यहां पर क्या है, पॉइंट P है। इसी P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है P पॉइंट पर। तो हमको क्या करना है, हमको करना है कि यहां पर एक करंट एलिमेंट लेना है।
ये करंट एलिमेंट हमने ले लिया, और ये करंट एलिमेंट क्या है, आइडियल वेक्टर, आइडियल वेक्टर है। अब इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस पे हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंट खींचेंगे, ऐसे टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट हो गया। तो ये इस आइडियल वेक्टर, ये हो गया आइडियल वेक्टर, और ये हो गया आर वेक्टर, और इसके बीच का एंगल थीटा। ठीक है, इसके बीच का एंगल कितनी है, थीटा है। तो थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन, थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। थीटा इक्वल टू एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर। ओके, मैं एक वर्ड यहां पर दे रहा हूं, क्या, क्रॉस दे देता हूं और डीबी वेक्टर दे दे रहा हूं, समझ में आया? इस पी पॉइंट पर इस तार से आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डीबी वेक्टर है, और इसकी डायरेक्शन कहां है, अंदर की तरफ है। अब ये डायरेक्शन अंदर की तरफ कैसे आई है, हम लोग बात करेंगे, डायरेक्शन की बात अलग करेंगे। डायरेक्शन की हम लोग हेडिंग देंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्शन कैलकुलेट करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। ठीक है ना? तो हमने क्रॉस अभी दे दिया, फिलहाल मान लो कि क्रॉस यहां पर है। अभी हम सीख रहे हैं क्या, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या, वेक्टर फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। तो पहले लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, फिर उसकी बात करेंगे डायरेक्शन की, फिर क्वेश्चन बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म अगर बात करें तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर। ओके, अब देखिए भाई, डी बी वेक्टर म्यू नॉट 4 पाई, यहां पर क्या लिखते हैं आई, यहां पर क्या लिखते हैं डीएल, और यहां पर लिख देते हैं क्या, आर कैप डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अच्छा खासा है कि नहीं, सही है? इसको ब्रेक किया जाए, आई डीएल वेक्टर आर कैप, तो आई डीएल इधर है और आर वेक्टर या आर कैप इधर है, उन दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, आई डीएल, इसकी मैग्नीट्यूड तो आई डीएल होगी और इसकी मैग्नीट्यूड 1, फिर क्या हो जाएगी, साइन थीटा, यानी आई डीएल साइन थीटा। उस आई डीएल साइन थीटा, इसी को लिखे हैं डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप। ये समझ में आया बात? इसको क्या लिखे हैं, डीबी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप, और नीचे में आर स्क्वायर। क्लियर? तो आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप इज इक्वल टू आई डीएल साइन थीटा, यहां दिया हुआ है। अब क्या कर रहे हैं कि डायरेक्शन को आप ए क्रॉस बी के माध्यम से भी निकाल सकते हैं, है ना, या इसी को लिख सकते हैं क्या, डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल वेक्टर आर वेक्टर डिवाइडेड बटे आर क्यूब। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आर कैप बराबर आर वेक्टर बाई क्या होता है, आर कैप बराबर आर वेक्टर बाई आर, ना, आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर
आर्क के। क्यों? तो मैग्नेटिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म dB इक्वल टू μ0/4πI dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। ठीक है भाई। नाउ अब इसे हम देखते हैं। नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन है ना। नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन बाय dl वेक्टर क्रॉस r कैप या dl वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, इससे डिटरमाइन कर सकते हैं। या राइट हैंड, ध्यान दें, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल से भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल में थोड़ा सा बारीकी से बात करते हैं। अगर राइट हैंड थंब रूल की बात करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, तो इसमें पहली बात करते हैं कि व्हेन वायर इज स्ट्रेट, पहला कि व्हेन वायर इज स्ट्रेट, वायर सीधी हो तो क्या होगी? वायर सीधी हो तो फिंगर्स जो है, फिंगर्स या थम्स है ना, थम्स गिव्स आउट, है ना, थंब गिव्स आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझिएगा बात को, बोर्ड आधारित में बात कर रहा हूं। थम्स गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फिंगर्स गिव्स आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गिव्स आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स and magnetic field form loops, finger gives out direction of magnetic fields and magnetic field form loops। मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगी? लूप बनाएगी। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से वायर है, इस तरह से वायर है, इसमें करंट क्या है? आई है, करंट आई जा रही है, करंट आई फ्लो कर रही है इसमें स्ट्रेट, ठीक है ना। अब इसमें हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। तो मैंने कहा है कि व्हेन वायर इज क्या? स्ट्रेट, वायर स्ट्रेट हो तो थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब कि ये वायर ऐसे, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो इसमें थंब को फिट करना,
इसमें थंब को फिट कर दिए हैं। फिंगर्स गिव्स आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो राइट हैंड ये है और इसमें करंट ऊपर जा रही है, तो करंट के दिशा में ही थंब को फिट करना है, तो फिट कर दिए, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, फिंगर्स जो है ना मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। यानी कहने का मतलब है कि अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट सीधा ऊपर हो तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे घूमेगी, इस तरह से। ये कौन सा घुमाव है भाई? एंटी क्लॉकवाइज घुमाव है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी ऊपर करंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड लूप बनाएगी और वो एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे ऐसे घूमेगी। ये बात समझ में आ रही है? जैसे राइट हैंड थंब रूल है ना, तो ये बना रहा है क्या? करंट की डायरेक्शन, और ये फिंगर्स बोल रही है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर बात? ठीक है ना, बात क्लियर है। और मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स लूप, लूप बनाए। तो इसमें देखो, इसमें डाला था इस तरह से लूप बना रहे हैं, देखा ना, इस तरह से लूप बना रही है ना, ये बना रही है ऐसे ऐसे। अब इस पे कैसे कितना लूप बनाएगी? इनफाइनाइट लूप बनाएगी ऐसे ऐसे, देख रहे हैं ना ऐसे, और भी बहुत सारे लूप बनाएंगे ऐसे। लेकिन सभी की डायरेक्शन कैसे होगी? इसी तरह से होगी, सभी की डायरेक्शन ऐसे ऐसे होगी, ऐसे ऐसे, इस तरह से होगी। अब ये डायरेक्शन कैसे होगी भाई? जैसे करंट इस तरह से फ्लो करे तो ऐसे लूप बनाएगा, कंप्लीट लूप। तो ये कैसा है? ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है और इस तरह से घूम रहा है। यानी कहने का मतलब है कि ये वाला जो हिस्सा है, देखना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये बोर्ड के कहाँ है? बाहर है, बाहर। ये वाला हिस्सा बोर्ड के बाहर, ये वाला हिस्सा बोर्ड के बाहर। ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ये वो बोर्ड के कहाँ है? अंदर है। इसीलिए यहां पर अंदर जा रहा है। देखो, हम लोग तो इधर से ही देखेंगे ना भाई, हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे? ये वाला पार्ट्स को देखेंगे, क्योंकि ये बाहर है बोर्ड से। तो ये कहां जा रहा है? इसके अंदर। तो यहां पर हो गया क्रॉस, यहां पर हो गया क्रॉस, अंदर जा रहा है। क्लियर? अंदर जा रहा है। अब बोर्ड के उस तरफ जाओगे ना तो यहां पर क्या आएगा? उधर, उधर साइड में डॉट, क्योंकि वो अंदर यहां से जा रहा है और उधर बाहर निकलेगा। वैसा ही उधर से देखा जाए तो बाहर निकलेगा, तो अंदर में क्रॉस हो जाएगा, अब बाहर में, बाहर से देखेंगे तो क्या होगा? डॉट होगा, यानी यहां डॉट होगा। ये आपको समझ में आ रही है बात? डॉट का मतलब यहां से आउट हो रहा है, बाहर निकल रहा है। क्लियर है बात? यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाएगी? लूप बनाएगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए इस पे हम लोग क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से बनेगा, देखिए इस तरह से बनेगी, ऐसे। ये ऊपर की तरफ करंट है, तो ऐसे अपना क्या बन गया? मैग्नेटिक फील्ड बन गई ना। इस तरह से बनी कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड? ऐसे। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन करना है तो क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट खींचना पड़ेगा, बी पी, क्योंकि ये पॉइंट क्या है? पी है। इस तरह से चल रही है। अगर मान लीजिए कि इस तरह से आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है ऐसे, और इसमें डायरेक्शन कहाँ है? उल्टा, उसके बिल्कुल उल्टा है, इस तरह से है। तो इसमें क्या है? इसमें करंट की डायरेक्शन कहाँ है? ऐसे, नीचे की तरफ करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन नीचे। अगर यहां पर अगर डायरेक्शन डिटरमाइन करना चाहते हैं यहां पर, तो कहां होगा? इधर होगा। ए एक पॉइंट है, बी पी, है ना। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along tangent, along tangent, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along tangent, टेंजेंट के along होगी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। क्लियर है बात? यानी स्ट्रेट वायर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? लूप होगी, और सर्कुलर वायर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट हो जाएगी, बिल्कुल उल्टा होगी, है ना। अब इसको करंट मानेंगे तो ये वाले क्या हो जाएगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। राइट हैंड थंब रूल, जब भी डायरेक्शन इसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, तो राइट हैंड थंब रूल से ही करेंगे। अब मान लीजिए कि जो करंट एलिमेंट है मतलब कि वो लूप में फॉर्म करता होगा। दूसरा है when current carrying wire सर्कुलर हो, then magnetic field straight, होगी। कैसा होगी? स्ट्रेट। पहला, फिंगर्स gives out direction, finger gives out direction of current, finger gives out direction of current, then fingers gives out direction of current and magnetic field gives out direction ऐसे लिखना था, ऐसे थंब गिव्स आउट, है ना। थंब गिव्स आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रेट होगी, बिल्कुल सीधा होगी, है ना। तो लिखा हूं कि देन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट। अगर करंट कैरिंग वायर क्या हो? सर्कुलर हो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रेट होगी। फिंगर्स गिव्स आउट डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो फिंगर्स गिव्स आउट डायरेक्शन ऑफ करंट और थंब गिव्स आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब्स तो बिल्कुल स्ट्रेट है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट, और फिंगर्स घुमाव है तो कर्व हो गया। ओके, अब मान लीजिए कि आपके पास एक सर्कुलर वायर की हम बात करते हैं, सर्कुलर वायर, और सर्कुलर वायर में देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से आपको मिलती है ना। तो इस तरह से है, जैसे मान लें कि इस तरह से हो, इस तरह से, इसमें क्या बह रही है? करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? स्ट्रेट होगी। कैसे? ऐसे। अब ये थंब कहाँ है? बाहर की तरफ है, तो ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस, और ये हो गई क्या? वाई, और ये हो गई जेड। तो ये जेड आपके तरफ है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डॉट हो जाएगा, डॉट। यानी इसका नाम अगर 1 देते हैं तो B1 इजिकल टू B, और यहां पर क्या हो जाएगा? K कैप हो जाएगा, बाहर की तरफ है। क्लियर है? अगर यहां पर देते हैं ऐसे,
और इस तरह से उसकी डायरेक्शन करंट की दी जा रही है, ऐसे करंट की डायरेक्शन। इसमें फिट करेंगे तो कैसे फिट कर देंगे, ऐसे फिट करेंगे नहीं। ये घुमाव को फिंगर्स और थंब को मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, इसमें बाहर की तरफ, इसमें अंदर की तरफ, है कि नहीं? इसमें बिल्कुल कहाँ, अंदर की तरफ, ऐसे मुड़ा ऐसा चला गया। इसमें बाहर की तरफ, तो बाहर निकल गया। अंदर तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्रॉस। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, B2, इसका नाम 2 दे देते हैं, B2 वेक्टर इक्वल टू B, और यहाँ पर हो गया क्या, माइनस K कैप। ओके, यहाँ पर B1 इक्वल टू B K कैप और B2 इक्वल टू B माइनस K कैप। क्लियर है कि नहीं? तो अगर उसी तरह से मान लें क्या ऐसे हो, सपोज दैट यहाँ पर इस तरह से हो, कंसेंट्रिक, ऐसे इस तरह से हो और इस तरह से। इसमें इधर की तरफ करंट है, इसमें इधर की तरफ करंट है, इसमें इधर की करंट है। तो इस सेंटर पर अगर हम बात करते हैं, सेंटर पर, तो ये 1 है, 2 और 3। तो जो B आएगा ना, B नेट आएगा तो क्या होगा, B1 माइनस में है तो लिखेंगे B1 माइनस K कैप। फिर B2 बाहर, फर्स्ट वाला अंदर, सेकेंड वाला बाहर, फिर थर्ड वाला अंदर। यहाँ पर लिखेंगे B2 और K कैप। फिर लिखेंगे B3 माइनस K कैप। इस तरह की बात है, यानी ऐसे बात होगी, B2 माइनस B1 माइनस B3, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, K कैप। दिस इज द रिजल्ट, है ना? अगर एक हम सर्कुलर लूप बनाएं और उसमें मैग्नेटिक फील्ड दिखा देते हैं, तो बिल्कुल कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट होती है। अगर इस तरह की बात करते हैं, जैसा मान लीजिए कि इस तरह से बात करिए, करंट लूप है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बिल्कुल कैसा होगा, ऐसे। बाहर की तरफ दिखाई गई है डॉट, इस तरह से, है ना, इस तरह से, या इस तरह से दिखा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से है, इस तरह से, और ऐसे करंट बह रही है, ऐसे। तो ये कौन सा प्लेन पर है, इधर है y, ये बाहर निकला है, उसके क्या बोलते हैं, z, है ना? तो ये इस तरह से है, बिल्कुल ये z है और ये y है, तो बिल्कुल ये ऐसे है। मतलब ये रिंग या ये सर्कुलर तार बिल्कुल इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो इसमें हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं तो कैसा आएगा, ऐसा। ये होगा क्या, करंट, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ भाग जाएगा, बिल्कुल इधर भागेगा, देखो ये B भागेगा इधर, है ना? इसे कौन सा, ये जो वायर है किसमें है, YZ प्लेन। तो YZ प्लेन में है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर चला जाएगी, X में। समझ में आ रही है बात? परपेंडिकुलर, जैसे ये वाली देखो, जैसे मान लो कि ये वाली है, बिल्कुल इसको कहाँ मानोगे, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहेगी, बिल्कुल आपके तरफ होगी कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड। ये करंट है, ये करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल आपके तरफ होगी। क्यों? क्योंकि ये कौन सा प्लेन है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये x एक्सिस है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ, z। मैग्नेटिक फील्ड प्लेन पर परपेंडिकुलर। तो हमने बोर्ड पे क्या दिखाया था, या तो बाहर या तो अंदर, या तो डॉट नहीं तो क्रॉस। क्रॉस का मतलब अंदर और डॉट का मतलब बाहर। ये y और z है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, x में, तो यहाँ पर x लिख सकते हैं। अब मान लीजिए इस तरह से हो, इस तरह से, तो ये कहाँ पर है,
एक्स में और इधर कौन है जेड में, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चली गई वाई में, जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। ये कैसे तार है, ये तार ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपके तरफ है, ये आधा जो तार ऊपर है वो बोर्ड के अंदर है ना। तो बिल्कुल कैसा होगा, ऐसे होगा मैग्नेटिक फील्ड है ना। और सेंटर से ही निकाल रहे हैं, क्योंकि सर्कुलर है तो सेंटर पर देखा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है समझ में। तो एक हम लोग नोट में लिखते हैं, बात नोट में लिखते हैं। डायरेक्शन निकालना हमने सीख लिया, डायरेक्शन निकालना हम लोग सीखे हैं। तो इसमें नोट्स में दो बात लिखते हैं नोट्स में। एक पहला फर्स्ट जो है वो इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि एक तार है इस तरह से, इसमें करंट आई है और कोई कह रहा है कि यहाँ पर एक पॉइंट है और एक पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, वो P डैश है। तो बताना है कि यहाँ पर यहाँ पे इस तार की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की बाहर, इस तार की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की बाहर। तो यहाँ पर हम बात करें, देखो स्ट्रेट लाइन, तो लूप जो होगा ना वो मैग्नेटिक फील्ड होगा और थंब जो होगा वो करंट होगा। तो इसमें ऐसे फिट करते हैं ऐसे, तो इसे इसमें फिट करेंगे ना, इसे घुमाएंगे, ऐसे करके फिट करके घुमाओगे, इसमें ऐसे फिट करके घुमाएंगे तो क्या होगा, ये इसके अंदर जाएगा और यहाँ से बाहर ऐसे बाहर निकलता है। जैसे देखो ना कलम है, फिट करते हैं ऐसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, तो ये करंट का डायरेक्शन है ऐसे। यानी ऐसे अगर हाथ को फिट करते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि फिंगर्स यहां से निकल रही है, डॉट इस साइड से निकल रही है और इसके अंदर जा रही है, तो क्रॉस। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है। अगर इसे पलट दें ऐसे सिर्फ पलट दें ऐसे, तो क्या कर जाओगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, अंदर हो जाएगा, इसके चलते। दूसरा है कि μ0/4π, इसका वैल्यू जो होता है वो 10⁻⁻7 होता है, 10⁻⁻7 होगा। और क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट क्या होगा, टेस्ला। R² मीटर और DL का फिर मीटर, टेस्ला मीटर, और करंट का एम्पियर, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। या ऐसे लिख सकते हैं इसी को, μ0 का वैल्यू 4π 10⁻⁻7 और टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ऐसे लिख सकते हैं। बोर्ड में μ0 का है ना, बोर्ड में μ0 का वैल्यू पूछता ही है और इसकी डायमेंशन पूछता है ना। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे, डायमेंशन में भी बात करेंगे, लेकिन हम लोग इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे है ना फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। क्या कंटिन्यू करना है, सिंगल तार के लिए हम लोग किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है और उसकी डायरेक्शन बतानी है, ठीक है ना। वैसे वैसे स्क्वायर होंगे, रेक्टेंगल होंगे, है ना, इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा, है ना, इस तरह की बात करेंगे। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन, और किसी तार के मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करी जाती है, बॉयड सेवर्ट लॉ के अनुसार हम लोग तरीका पढ़े हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास मिलते हैं।